फॉग ऑफ क्राइम्स चैनल द्वारा केवल जानकारी और जागरूकता के उद्देश्य से बनाया गया है। इसमें बताई गई जानकारी सार्वजनिक समाचार रिपोर्ट, मीडिया कवरेज और अदालत के रिकॉर्ड पर आधारित है। फॉग ऑफ क्राइम्स का उद्देश्य किसी भी प्रकार के हिंसा या अपराध को बढ़ावा देना नहीं है, बल्कि लोगों को ऐसे मामलों के बारे में जागरूक करना और तथ्यात्मक जानकारी साझा करना है। इस वीडियो में दिखाई या बताई गई कुछ घटनाएं संवेदनशील हो सकती हैं, इसीलिए दर्शकों से अनुरोध है कि वे विवेकपूर्ण तरीके से देखें। कभी कभी किसी शहर की शांत गलियों में भी ऐसे रहस्य छिपे होते हैं जो सालों तक लोगों के दिलों में डर और सवाल छोड़ जाते हैं। एक ऐसा रहस्य जिसने पूरे देश को हिला दिया। साल 2006, उत्तर प्रदेश का शहर नोएडा, दिल्ली के कुछ ही किलोमीटर दूर बसा हुआ एक इलाका निठारी गांव। यह जगह किसी भी आम कॉलोनी की तरह थी। सुबह लोग काम पर निकलते, बच्चे स्कूल जाते और शाम होते ही गलियों में बच्चों की आवाज गूंजने लगती। लेकिन इस इलाके में धीरे धीरे कुछ ऐसा होने लगा जिसे शुरुआत में किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। एक दिन एक बच्चा गायब हो गया। परिवार ने सोचा शायद वह दोस्तों के साथ खेलते खेलते कहीं चला गया होगा। लेकिन जब रात हो गई और बच्चा वापस नहीं आया तो घर वालों के दिल में डर बैठ गया। उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने सामान्य तरीके से जवाब दिया, हम ढूंढते हैं, शायद बच्चा कहीं चला गया होगा। लेकिन कुछ दिनों बाद एक और बच्चा गायब हो गया, फिर एक और, फिर एक लड़की। धीरे धीरे यह सिलसिला बढ़ता गया। निठारी गांव के लोग अब डरने लगे थे, क्योंकि यह कोई सामान्य घटना नहीं थी। यहाँ से लगातार बच्चे गायब हो रहे थे। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि इनमें से कोई भी बच्चा कभी वापस नहीं लौटा। निठारी गांव में रहने वाले ज्यादातर लोग गरीब थे। कोई मजदूरी करता था, कोई घर में काम करता था, कोई छोटी दुकान चलाता था। उनके बच्चों के गायब होने का मतलब था उनकी पूरी दुनिया का खत्म हो जाना। माता पिता हर दिन पुलिस स्टेशन जाते, लेकिन कई बार उन्हें यही सुनने को मिलता, हो सकता है बच्चा खुद कहीं चला गया हो। समय बीतता गया, लेकिन बच्चों का कोई सुराग नहीं मिला। धीरे धीरे गांव में अजीब अजीब बातें होने लगी। कुछ लोग कहते यह बच्चों की तस्करी का मामला होगा, कुछ कहते शायद कोई गैंग बच्चों को उठा रहा है, लेकिन किसी के पास कोई सबूत नहीं था। और इसी बीच निठारी गांव के पास एक बड़ा घर था, D5 सेक्टर 31। यह घर बाकी घरों से अलग था, बड़ा, शांत और अक्सर बंद रहता था। यह घर था एक अमीर बिजनेसमैन का, मोनिंदर सिंह पंधेर। लेकिन ज्यादातर समय उस घर में रहता था सिर्फ एक आदमी, उसका नौकर सुरेंद्र कोहली। किसी ने उस समय नहीं सोचा था कि यह घर आगे चलकर भारत के सबसे डरावने अपराधों में से एक का केंद्र बन जाएगा। दिसंबर 2006 में निठारी गांव की एक लड़की अचानक गायब हो गई। इस बार परिवार ने हार नहीं मानी। वह लगातार पुलिस पर दबाव डालते रहे। आखिरकार पुलिस ने आसपास की जगहों की तलाशी शुरू की। जांच करते करते पुलिस की नजर उस बड़े घर पर पड़ी, D5। घर के आसपास कुछ लोगों ने बताया कि कभी कभी यहाँ से अजीब सी बदबू आती है। यह सुनकर पुलिस को शक हुआ। उन्होंने घर के पीछे के इलाके की तलाशी लेने का फैसला किया और फिर जो मिला उसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। घर के पीछे एक छोटा सा नाला था। जब पुलिस ने उस नाले में तलाशी शुरू की तो उन्हें कुछ सफेद सा दिखाई दिया। पहले लगा शायद कोई पत्थर है, लेकिन जब उसे बाहर निकाला गया तो पुलिस के होश उड़ गए। वह इंसान की कपड़ी थी। कुछ ही देर में वहां से और भी कपड़ियां मिलने लगी। पुलिस को समझ आ गया कि यह कोई सामान्य मामला नहीं है, यह कुछ बहुत बड़ा और डरावना था। और यही वह पल था जब निठारी कांड की असली कहानी शुरू हुई। घर के पीछे नाले से जब पहली कपड़ी मिली तो पुलिस को समझ आ गया कि यह मामला सिर्फ किसी के गायब होने का नहीं है, यह शायद कई हत्या का मामला हो सकता है। इलाके को तुरंत घेर लिया गया। पुलिस ने नाले की खुदाई शुरू करवाई। कुछ ही घंटों में एक के बाद एक मानव कपड़ियां और कपड़ों के टुकड़े मिलने लगे। जो लोग वहां मौजूद थे वह यह दृश्य देखकर कांप उठे, क्योंकि अब साफ था यह जगह किसी भयानक रहस्य को छिपाई हुई थी। और उस रहस्य का केंद्र था D5 सेक्टर 31 का वह घर। पुलिस तुरंत उस घर के अंदर गई। घर देखने में सामान्य था। कमरे, फर्नीचर, किचन, सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था। लेकिन पुलिस को पता था कि इस घर के आसपास जो मिला है उसके बाद कुछ भी सामान्य नहीं हो सकता। घर में मौजूद था सिर्फ एक आदमी, सुरेंद्र कोहली। वह मोनिंदर सिंह पंधेर का नौकर था। जब पुलिस ने उससे सवाल पूछे तो वह बेहद घबराया हुआ लग रहा था। उसके जवाब भी उलझे हुए थे। पुलिस का शक और गहरा हो गया। कुछ ही देर बाद पुलिस ने सुरेंद्र कोहली को हिरासत में ले लिया। शुरुआत में उसने कहा
मुझे नहीं पता, लेकिन पुलिस को यकीन था कि वह कुछ छिपा रहा है। पूछताछ कई घंटे तक चली। धीरे धीरे उसका व्यवहार बदलने लगा और फिर कथित तौर पर उसने कुछ ऐसी बातें बताई जिन्होंने पुलिस अधिकारियों को भी सन्न कर दिया। पूछताछ के दौरान सुरेंद्र कोहली ने कथित तौर पर बताया कि वह अक्सर निठारी गांव के बच्चों और लड़कियों को बहलाकर घर में बुलाता था। कभी कहता, आओ तुम्हें कुछ खाने को देता हूँ, कभी पैसे देने का लालच देता। जब वह बच्चे घर के अंदर आ जाते तो वह दरवाजा बंद कर देता। उसके बाद जो होता वह बेहद भयानक था। उसने बताया कि वह बच्चों के साथ भयानक अपराध करता था और फिर उनकी हत्या कर देता था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि हत्या के बाद शवों को टुकड़ों में काट देता था और फिर उन टुकड़ों को घर के पीछे वाले नाले में फेंक देता था। यह सुनकर पूछताछ कर रहे पुलिस अधिकारी भी कुछ पल के लिए चुप हो गए। जैसे ही यह खबर मीडिया तक पहुंची, पूरा देश हिल गया। टीवी चैनलों पर हर जगह एक ही खबर थी, नोएडा में सीरियल मर्डर का खुलासा। लोग हैरान थे। कोई सोच भी नहीं सकता था कि दिल्ली के इतने पास ऐसा भयानक अपराध हो सकता है। निठारी गांव के लोग गुस्से में थे, क्योंकि वे महीनों से अपने बच्चों के गायब होने की शिकायत कर रहे थे, लेकिन उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया गया। अब पुलिस का ध्यान गया घर के मालिक की तरफ, मुनिंदर सिंह पंधेर। वह एक अमीर व्यापारी था, उसके पास कई प्रॉपर्टी थी और वह अक्सर बाहर रहता था। लेकिन सवाल यह था, क्या इसे इस सब के बारे में पता था या यह सब उसके बिना जानकारी के हो रहा था? पुलिस ने उसे भी हिरासत में ले लिया। अब जांच का दायरा और बड़ा हो गया था। उधर नाले की खुदाई जारी थी। हर दिन वहां से नए मानव अवशेष मिल रहे थे। यह देखकर पुलिस को अंदाजा हो गया कि यह मामला एक या दो हत्याओं का नहीं है, यह शायद कई लोगों की हत्या का मामला था। और हर नई खोज के साथ निठारी कांड और भी डरावना होता जा रहा था। अब यह मामला सिर्फ नोएडा तक सीमित नहीं रहा, पूरे देश में सवाल उठने लगे। इतने बच्चे गायब हुए, पुलिस ने पहले क्यों नहीं खोजा? क्या इस अपराध में और लोग भी शामिल थे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह सब सिर्फ सुरेंद्र कोहली ने किया था या इस कहानी में अभी भी कुछ छिपा हुआ था? यह तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में जांच में ऐसे ऐसे खुलासे हुए जिन्होंने पूरे देश को और भी ज्यादा हिला दिया। घर के पीछे से पहली कपड़ी मिलने के बाद पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया था। नाले की खुदाई लगातार चल रही थी, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि वहां से क्या क्या मिलने वाला है। जैसे जैसे खुदाई आगे बढ़ी, वैसे वैसे और मिलने लगी। कभी किसी इंसान का, कभी हाथ की, कभी बच्चों के कपड़ों के टुकड़े। यह दृश्य इतना डरावना था कि वहां मौजूद पुलिस कर्मचारी भी सन्न रह गए। धीरे धीरे यह साफ होने लगा कि यह सिर्फ एक हत्या का मामला नहीं था, यह शायद कई लोगों की हत्या का मामला था। और हर नई हत्या के साथ निठारी कांड और भी भयानक बनता जा रहा था। जब निठारी गांव के लोगों को यह खबर मिली तो उनका गुस्सा फूट पड़ा, क्योंकि उन्हीं के बच्चों के गायब होने की शिकायत महीनों से पुलिस के पास पड़ी थी। माता पिता रोते हुए कहते थे, अगर पुलिस ने पहले हमारी बात सुनी होती तो शायद हमारे बच्चे आज जिंदा होते। लोगों ने सड़क पर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। मीडिया भी बड़ी संख्या में वहां पहुंच गया। अब यह मामला पूरे देश की खबर बन चुका था। जैसे जैसे मामला बड़ा होता गया, सरकार पर दबाव बढ़ने लगा। लोगों को भरोसा नहीं रहा कि स्थानीय पुलिस इस केस को सही तरीके से सुलझा पाएगी। आखिरकार फैसला लिया गया कि इस केस की जांच सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन करेगी। सीबीआई की टीम तुरंत नोएडा पहुंची। उन्होंने D5 घर की पूरी तरह से जांच शुरू की। सीबीआई ने घर के हर कमरे की तलाशी ली। दीवारें, फर्श, किचन, बाथरूम, हर जगह बारीकी से जांच की गई। कुछ जगहों पर के निशान मिलने की बात भी सामने आई। घर से कई ऐसी चीजें बरामद हुई जो जांच के लिए भेजी गई। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती थी नाले से मिले मानव अवशेषों की पहचान करना। नाले से जो मिली थी उनकी पहचान करना आसान नहीं था, क्योंकि कई अवशेष बहुत पुराने हो चुके थे। सीबीआई ने फैसला किया कि सभी अवशेषों का डीएनए टेस्ट कराया जाएगा। गायब हुए बच्चों के परिवारों से भी डीएनए सैंपल लिए गए। लैब में जांच शुरू हुई। धीरे धीरे रिपोर्ट आने लगी और हर रिपोर्ट के साथ कई परिवारों की उम्मीद टूटती चली गई, क्योंकि कुछ डीएनए मैच हो रहे थे। मतलब नाले से मिली हड्डियां सच में उन्हीं गायब बच्चों की थी। केस और भी डरावना हो गया। जैसे जैसे पहचान होती गई, वैसे वैसे ये साफ होने लगा कि यह मामला बहुत बड़ा है। कई बच्चे और महिलाएं इस केस से जुड़े हुए थे। सीबीआई ने अलग अलग मामलों में केस दर्ज किए।
कुल मिलाकर सुरेंद्र कोहली पर 11 केस दर्ज हुए। मुनिंदर सिंह पंधेर पर 5 केस दर्ज हुए। अब मामला अदालत तक पहुंचने वाला था, लेकिन उससे पहले एक बड़ा सवाल बाकी था। क्या सच में यह सब सिर्फ सुरेंद्र कोहली ने किया था, या इस कहानी में कोई और भी शामिल था? निठारी कांड की खबर पूरे देश में फैल चुकी थी। माता पिता अपने बच्चों को अकेले बाहर भेजने से डरने लगे थे। हर जगह यही चर्चा थी, क्या ऐसा अपराध हमारे आसपास भी हो सकता है? यह केस सिर्फ एक क्राइम नहीं रहा था, यह एक राष्ट्रीय चिंता का विषय बन चुका था। अब शुरू होने वाली थी असली लड़ाई। जांच पूरी होने के बाद मामला अदालत में पहुंचा, जहां तय होना था कौन दोषी है और किसे क्या सजा मिलेगी। लेकिन अदालत की यह लड़ाई आसान नहीं थी, क्योंकि इस केस में कई ऐसे सवाल थे जिनका जवाब अभी भी साफ नहीं था। और यहीं से शुरू होती है निठारी कांड की सबसे लंबी कानूनी लड़ाई, जहां अदालतों में सालों तक बहस चलती रही और आखिरकार आया एक ऐसा फैसला और जिसने पूरे देश को फिर से चौंका दिया। सीबीआई की जांच पूरी होने के बाद निठारी केस की असली लड़ाई शुरू हुई अदालत में। यह सिर्फ एक केस नहीं था, यह उन परिवारों का मामला था जिनके बच्चे अचानक गायब हो गए थे और बाद में जिनके अवशेष एक नाले से मिले। नोएडा की विशेष सीबीआई अदालत में केस की सुनवाई शुरू हुई। अदालत में हर तारीख पर मीडिया, वकील और पीड़ित परिवार मौजूद रहते। हर कोई जानना चाहता था आखिरकार सच क्या है। सीबीआई ने अदालत में कहा कि मुख्य आरोपी है सुरेंद्र कोहली। जांच के अनुसार वह बच्चों को बहलाकर घर में बुलाता था, उनके साथ अपराध करता था, फिर उनकी हत्या कर देता था। सीबीआई ने अदालत में कई सबूत पेश किए। नाले से मिले मानव, डीएनए रिपोर्ट, गवाहों के बयान, घर से बरामद चीजें। सीबीआई का कहना था कि यह एक सीरियल किलिंग का मामला है। अदालत में कई गवाह पेश किए गए। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने गायब हुए बच्चों को D5 घर के आसपास देखा था। कुछ ने बताया कि घर के आसपास अक्सर अजीब बदबू आती थी। कुछ गवाहों ने यह भी कहा कि सुरेंद्र कोहली का व्यवहार अक्सर अजीब लगता था। लेकिन अदालत में हर गवाही को साबित करना आसान नहीं था, क्योंकि कई मामलों में सीधा सबूत बहुत कम था। अब बारी थी बचाव पक्ष की। सुरेंद्र कोहली के वकीलों ने कहा कबूलनामा दबाव में लिया गया था। उन्होंने यह भी कहा कि कई सबूत परिस्थितिजन्य हैं, सीधे तौर पर अपराध साबित करना मुश्किल है। उधर मुनिंदर सिंह पंधेर के वकील ने कहा इन अपराधों से उनका कोई संबंध नहीं है। उनका कहना था कि पंधेर अक्सर शहर से बाहर रहता था। लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि उपलब्ध सबूतों के आधार पर सुरेंद्र कोहली कई मामलों में दोषी पाया गया। उसे मौत की सजा सुनाई गई। यह खबर पूरे देश में फैल गई। कुछ मामलों में अदालत ने मुनिंदर सिंह पंधेर को भी दोषी माना। अदालत का कहना था कि यह अपराध उसके घर में हुए, इसलिए उसकी जिम्मेदारी बनती है। उसे भी मौत की सजा सुनाई गई। यह फैसला सुनते ही अदालत में सन्नाटा छा गया। पीड़ित परिवारों के लिए यह एक बड़ा पल था। उन्हें लगा कि आखिरकार न्याय मिल गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। की सजा मिलने के बाद दोनों आरोपियों ने फैसले को चुनौती दी। मामला पहुंचा इलाहाबाद हाई कोर्ट। यहां केस की फिर से समीक्षा शुरू हुई। हाई कोर्ट ने पूरे मामले को विस्तार से देखा। जांच प्रक्रिया, सबूत, गवाहों के बयान। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने कहा कि जांच में कई कमियां थी। सबूतों की कड़ी पूरी तरह स्पष्ट नहीं थी। अदालत ने इन दलीलों पर गंभीरता से विचार किया। सालों तक यह मामला चलता रहा। फिर आया 2023। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा जांच और सबूतों में कई खामियां हैं, इसलिए अदालत ने फैसला सुनाया मुनिंदर सिंह पंधेर और सुरेंद्र कोहली को बरी किया जाता है। यह खबर पूरे देश में आग की तरह फैल गई। हाई कोर्ट के फैसले के बाद मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। देश की सबसे बड़ी अदालत को तय करना था कि आगे क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट ने केस की फाइलों को ध्यान से देखा। लंबी सुनवाई के बाद नवंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा, यानी सुरेंद्र कोहली की रिहाई को मंजूरी दे दी गई। एक ऐसा केस जो आज भी रहस्य है। निठारी कांड आज भी भारत के सबसे विवादित अपराध मामलों में गिना जाता है। यह केस कई सवाल छोड़ गया। क्या जांच पूरी तरह सही थी? क्या असली सच सामने आया, या इस केस के पीछे अभी भी कोई छिपा हुआ सच है?
निठारी कांड सिर्फ एक अपराध नहीं था, यह उन परिवारों का दर्द था जिनके बच्चे एक दिन अचानक गायब हो गए और आज भी उनकी यादें और सवाल हवा में तैरते रहते हैं। यह घटना आज भी लोगों के मन में कई सवाल छोड़ जाती है और शायद यही वजह है कि जब भी कोई निठारी केस का नाम सुनता है तो उसे याद आती है भारत के सबसे रहस्यमय मामलों में से एक कहानी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो पसंद आने पर शेयर भी करें। धन्यवाद।